अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाजरीन, इस वक्त हम डेरा गज़ी ख़ान में बैठे हैं और आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो हमारे पाकिस्तानी में बहुत ही आंतों की एक कॉमन बीमारी है जिसे IBS कहते हैं या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। नाम ज़रा मुश्किल सा है, लेकिन इसके ऊपर एजुकेशन आगाही देने के लिए ही हमने इस प्रोग्राम का अहतमाम किया है। और इसके अंदर ये इस तरह का मर्ज़ है कि मरीज़ को मुस्तकिल ऑल्टरनेटिंग कभी कब्ज़ हो जाती है और कभी लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं और मरीज़ को ख़ुद समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। और इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमने जिन एक्सपर्ट को दावत दी है वो हैं डॉक्टर साजिद हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल, डेरा गज़ी ख़ान। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर आमिर। अच्छा, सबसे पहले तो हम आसान तरीन चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि IBS स्टैंड्स फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये होता क्या है डॉक्टर साहब और किस तरह की बीमारी है ये? जैसे आपने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया है बीमारी को, कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन ना कहें तो तकरीबन ऐसे समझ लें कि 25-30% लोगों में है, 25 से 30% लोगों में। ये तकरीबन डॉक्टर साहब डायबिटीज़ इतना ही इंसिडेंस हो गया ना, डायबिटीज़ आप 30% के करीब है 30% पाकिस्तान में सबसे हमारे मुल्क में ऐसे ही। तो नोटिस्ड लोगों में मतलब कुछ लेवल पे नोटिस्ड है, कुछ अननोटिस्ड है, लेकिन जहाँ तक नोटिस्ड है उसमें तकरीबन 25-30% तक है। हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादा है। कुछ एरियाज़ हैं, ख़ास एरियाज़ हैं जैसे जहाँ पे पुअर सैनिटेशन है वहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे कोई स्ट्रेस वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें हैं, लोनलीनेस ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा है। इरिटेबल बावल सिंड्रोम जैसे आपने कह दिया, बावल की इरिटेशन ही है, यानी कि जो हमारी प्राइमरली हमारी आंतों की ही बीमारी है। जैसे इंसान का दिमाग अनरेस्ट में होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, ऐसे समझ लें कि गट जो है इंसान की GIT वो जब डिस्टर्ब हो जाती है, वो इरिटेट होती है, डिस्कम्फर्ट उसको होता है, तो वो इस तरह प्रेजेंट करती है, उसके सिम्टम्स हैं। एज सच कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, एक फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसमें न्यूरो हार्मोनल एक्सेस कह लें, गट ब्रेन डिजीज़ भी इसे कहते हैं। उसकी वजह से डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जैसे आपने खुद बताया कि कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, कुछ लोगों में प्रीडोमिनेंट डायरिया होता है, कुछ लोगों में कब्ज़ होती है, कुछ लोगों में मोशन होते हैं। ज़्यादातर जो है सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम है वो एब्डोमिनल पेन है कि पेट का दर्द अक्सर रहता है, या फिर मरीज़ कहता है कि गैस का मसला है, ब्लोटिंग है, गैस रहती है और अफारा सा महसूस होता है। डिस्टेंशन भी हो सकती है कि पेट फूल जाता है। एग्जैक्ट उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है GIT के अंदर। तो आम मतलब लोगों की आम फहम अल्फाज में अगर हम बयान करना चाहें तो जिस तरह मैदे की मिसाल लें तो उसमें उसकी साख्त तब्दील हो जाती है जब वहाँ अल्सर बन जाता है। एग्जैक्टली तो वो एक स्ट्रक्चरल चेंज हो गई और उसके नतीजे में हम देखते हैं कि मैदे का अल्सर हो गया और एक बीमारी हो गई ऐसे ही। तो इसमें जिस तरह आपने फरमाया कि जो आंते हैं उनके स्ट्रक्चर में, उनकी साख्त में कुछ नहीं होता, सिर्फ उनके काम करने का जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा सा चेंज होता है नॉर्मल से, जिसकी वजह से ये अलामात आ रही होती है। ऐसे समझ लें कि न्यूरो हार्मोनल लेवल पे चेंजेस हैं, लेकिन कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। स्टमक में भी फंक्शनल डिस्पेप्सिया एक एंटिटी है जिसमें डिस्पेप्सिया होता है, फंक्शनल लेवल पे ही है, उसमें स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। समटाइम जिस मिक्स पिक्चर्स भी हो सकती हैं, फंक्शनल डिस्पेप्सिया अलॉन्ग विद IBS सिम्टम्स, तो उस तरह भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में वैसे कितने मरीज़ तनासुब क्या होता है इसका IBS का, और उसको अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो क्या अदाद शुमार होंगे? कुछ है इसके ऊपर डेटा हमारे पास? बिल्कुल है। जहाँ पे रिसर्च होती है, बात वही है कि हमारे पास रिसर्च और डाटा वीक है, अगर होती भी है तो नहीं माना जाता, और थोड़ी सी हमारी भी गलतियाँ हैं। बहरहाल इस पर शायद डिटेल से हम बात नहीं कर सकते। जो हम रिसर्च करते हैं उसमें किसी लेवल पे हमारी तरफ से ही कहीं ना कहीं कोताहियाँ होती हैं, वीकनेस होती हैं, कंप्लीट हमारा काम नहीं होता। आगे जब जाता है फिर वो माना नहीं जाता। आपने खुद कोविड को देख लिया, बहुत सारे डेंगू की आप बात कर रहे थे इससे पहले। दुनिया में तकरीबन 7% से लेके 15% तक है, 7 to 15% तक। तो कुछ एरियाज़ हैं जैसे साउथ अमेरिका है, वहाँ पे ज़्यादा है। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्ट्रेसर्स वगैरह ज़्यादा हैं, जैसे जहाँ पे वो हो रही हैं बार्स वगैरह हैं, उन इलाकों में ज़्यादा है। जहाँ पे डेप्रीवेशन है, कहात के इलाके हैं, जहाँ ऐसे समझ लें कि आजकल जैसे सूडान चल रहा है, पसमानदा ममालिक वहाँ पे ज़्यादा है। तो हमारा मुल्क भी सर पसमानदा, तो हाँ, वो ऐसे स्टेप वाइज अगर हम चलें तो हमारा वही मिनिमम कह लें 10 to 12 से 25% तक पाकिस्तान में है। दुनिया का जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी कम है।
14-16% तक है। यहाँ पर इसमें डॉक्टर साहब मसाइल के भी बड़े अंबार हैं ना कि एक तो ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से स्ट्रेस फैक्टर लोगों में बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस भी इसका एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से IBS हो जाता है। और दूसरा सफाई सुथराई का निज़ाम इतना अच्छा बेहतर नहीं है, ऐसे पीने के साफ़ पानी की जो है वो भी दस्तयाबी इतनी आसानी से नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कौन से ऐसे हाई रिस्क लोग हैं जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने का ज़्यादा इम्कान है एक नॉर्मल बंदे की निस्बत? जैसे हमने डिस्कस किया है एरिया वाइज कि जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है, जहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, खुराक अच्छी नहीं है, मतलब एक तो हमारे जो बहुत सनती किस्म के शहर हैं जहाँ ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार है, जिस तरह कराची हो गया, लाहौर हो गया, पिंडी इस्लामाबाद हो गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ट्रैफिक के मसाइल बढ़ गए हैं, ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत आ गया लोगों की, ट्रैफिक के बड़े मामलात होते हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा ओवरलोडेड हो गई हैं सड़कें के अक्सर ट्रैफिक जैम्स भी रहते हैं। ऐसे ही आपका DG खान में देख रहा था तो बड़ी खुशी हो रही थी कि इतना पुरसकून शहर है कि यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं है और ट्रैफिक रवां दवा है, कोई हॉर्न भी नहीं बजा रहा और खुली खुली सड़कें हैं, मज़ेदार। छोटा शहर है, छोटे शहर होने का ये फ़ायदा नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ नो डाउट कि अब इन शहरों में नहीं रह गई सर। यहाँ की निस्बत अगर हम देखें ना कि लोगों ठहराव है ज़िंदगी में, थोड़ा सा सुकून है, लेट नाइट इतनी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, लोग अपने टाइम पे सोते हैं, टाइम पे जागते हैं। उधर अगर आप जाएं तो लोग उठते 11-12 बजे हैं और फिर रात 1-2 बजे तक ज़िंदगी चलती रहती है, तो ये भी मेरे ख्याल चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ऐसे ही है, ख़ुद आपने जैसे कह दिया, जितना इंडस्ट्रियलाइज एरियाज़ हैं, जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उतने ही स्ट्रेस फैक्टर बढ़ रहे हैं, उतना ही ब्रेन पे इफेक्ट पड़ रहा है, वही ब्रेन का जो GAT एक्सेस है वो अफेक्ट हो रहा है, अल्टीमेटली वो GA पे इफेक्ट हो रहा है। मतलब वो इलाके, वो पर्सनस जो स्पेशली स्ट्रेस में हैं, कुछ लोगों में ज़्यादा है, स्पेशली आप भी देखेंगे, आप खुद माशाल्लाह डॉक्टर हैं, वो बंदा जो रोड पे खड़ा हुआ है, रेडी का काम करता है, वो सुकून से सो जाता है, उसको IBS के सिम्टम नहीं होते। जो बंदा बैंक में माशाल्लाह मैनेजर हैं और हायर पोस्ट पे होते हैं, उनको अक्सर ये सिम्टम्स होते हैं। एक ये है कि हाई टाइप A पर्सनालिटी जितनी भी हैं उनमें ज़्यादा रिस्क है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आ रही लेकिन स्ट्रेस की वजह से है, न्यूरो हार्मोनल, जिसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में हम साइकोसोमेटिक्स भी कहते हैं, साइकोसोमेटिक बिल्कुल कह सकते हैं। हमारे दिमाग या हमारे सोचने और हमारा जो परेशानी है, तशवीश है हर वक्त रहना, वो कई तरह की चीज़ें को जन्म दे रही होती है ना, जिसमें हार्ट के प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। तो उसी तरीके से IBS के अंदर वो आंतों के ऊपर इफेक्ट डाल रही होती है, जिसकी वजह से भी इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, लोगों के अंदर ये फिर पुराना कोई इन्फेक्शन है, जैसे कभी डायरिया हुआ है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, जैसे बैक्टीरियल डायरिया है, वायरल डायरिया है, उसका इफेक्ट उन लोगों में, जैसे स्टडीज़ हुई हैं, एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ हैं कि उन लोगों में ज़्यादा चांसेस हैं IBS के जिनमें पहले से कोई इन्फेक्शन हुआ है, कंपेयर टू वो बंदा जिसको कभी इन्फेक्शन कोई डायरिया नहीं हुआ, कभी कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं हुआ। उसके अलावा बचपन में या छोटी एज में किसी बंदे को ऐसे समझ लें कि अब्यूज़ हुआ है किसी भी लेवल पे, कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उस पर पड़ा है, तो हो सकता है 10-15 साल के बाद उसके ये सिम्टम्स मैनिफेस्ट हों, कंपेयर टू वो बंदा जो बिल्कुल नॉर्मल जिसने लाइफ गुजारी है। कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, हाइजीनिक कंडीशंस हैं, पानी और खुराक सही नहीं है, और कुछ और स्पेसिफिक डाइट्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जी बिल्कुल, जो उसको एग्रेवेट करती हैं। तो ये फैक्टर्स हैं, स्पेशली उन पर्सन में ज़्यादा है जो स्ट्रेस्ड हैं, आइसोलेटेड हैं समटाइम्स, जिनका कनेक्शन बाकी लोगों से नहीं है, उन लोगों में ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू जिन लोगों का कनेक्शन है, जो मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। अच्छा, जैसे आपने डिस्कस किया कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का लिंक है, इसका भी सेम है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसकी हम सीधा जो, वैसे तो आपने ऑलरेडी फरमाया कि नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब लोगों की आगाही के लिए कोई ऐसे रेड फ्लैग्स हैं इसमें, वो अलामात जिससे लोगों का शक जाना चाहिए कि जनाब ये कोई रूटीन का मसला नहीं है, कब्ज़ होने का या डायरिया होने का, ये आंतों की एक मुसलसल बीमारी चल रही है और मुझे किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए। मतलब आप कहने का मकसद आपके ये है कि IBS से आगे बात जा रही है। IBS तो एक फंक्शनल डिसऑर्डर है ना, जिसका कोई रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसे रेड फ्लैग के IBS नहीं है, बात कोई और मसला हो रहा है, क्योंकि ये भी आपके इल्म में होगा 20-30% लोग ऐसे हैं जिनका जैसे कोई पुरानी बीमारी है, सीलिएक डिजीज़ आपने सुना होगा। सीलिएक डिजीज़ जिसको हम कहते हैं कि गंदम की एलर्जी की बीमारी है, जो कि सारी ज़िंदगी रहती है, वो शुरू से होगी उसके बाद रहेगी।
वो पेशेंट सिर्फ आईबीएस के सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं 25 से 30% लोग, उसमें सीलिक डिजीज़ भी चल रही है लेकिन उसके साथ ये सिम्टम्स भी होंगे। सेम इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज़ है, तो उसमें भी आईबीएस के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब मुख्तलिफ बीमारियां हैं लेकिन अलामात मिलती जुलती हैं। इस वजह से उसको डिफ्रेंशिएट करना, उसमें तमीज़ करना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। और आपका ये सवाल बड़ा अहम है कि हम फिर कब अलर्ट हो जाएं कि ये रेड फ्लैग्स हैं कि हम उस तरफ जाएं कि इसके इन्वेस्टिगेशंस हों। उसमें चंद एक हैं, जैसे कि मरीज़ को अगर अनीमिया हो रहा है, खून की कमी हो रही है, वो एक रेड फ्लैग है। पेशेंट को बड़े पेशाब के साथ, पखाने के साथ खून आ रहा है, पेशेंट का बहुत ज़्यादा वज़न कम हो रहा है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो रहा है, कोई 2-3 महीने के अंदर मरीज़ का कोई 8 से 10% वज़न कम हो गया, बट अगर उसकी बेसलाइन जो भी थी, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। मरीज़ को एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है, मरीज़ का पेट फूल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे हमने डिस्कस किया कि फंक्शनल है और सिर्फ मरीज़ को फील होता है, फील होने से ज़्यादा हो रहा है और बढ़ रहा है विद टाइम, कम भी नहीं होता। आईबीएस में आमतौर पर रात के टाइम डिस्टेंशन होती है, दिन के टाइम होती है, रात को कम हो जाती है, या ऐसे समझ लें कि अल्टरनेटिंग टाइप्स में होता है, जैसे डायरिया वॉमिटिंग होती है, सेम डिस्टेंशन भी ऐसे होती है। इसमें यह कि एक्सटर्नल डिस्टेंशन बढ़ रही है और इसके साथ ये वाले सिम्टम्स भी हैं, जैसे वज़न कम हो रहा है, बुखार हो रहा है, बड़े पेशाब के साथ खून आ रहा है ऑलरेडी जैसे पता है, तो ये एक रेड फ्लैग्स हैं। और भी कुछ हैं लेकिन ये सिग्निफिकेंट जो इसके साथ कोरिलेट भी करते हैं और इंटरकनेक्टेड भी। यानी किस तरह की अगर अलामत हो तो फौरी तौर पर उसके लिए फिर इवैल्यूएशन टेस्ट हैं, चेकअप है, फिर हमने इस पे नहीं रहना। इस तरह की जो भी डिजीज़ है, आपको पता है साइकोसोमेटिक जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें हम कहते हैं कि डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन कहना सबसे ज़्यादा अहम तरीन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने हर चीज़ डायग्नोज कर ली है, एक्सक्लूड कर ली है, उसके बाद किसी चीज़ को लेबल किया है, रूल आउट करने। रूल आउट। एंग्जाइटी मतलब कहना बड़ा आसान है, एंग्जाइटी को लेबल करना कि डायग्नोसिस एक्सक्लूजन एंग्जाइटी या साइकोसोमेटिक। डॉक्टर साहब, एंग्जाइटी तो मेरा ख्याल है कि पूरी कौम ही जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार है, आप और मुझ समेत। मतलब तो किसी ना किसी लेवल ये तो ऐसा रिस्क फैक्टर है, हर पाकिस्तानी के ऊपर अप्लाई होता है सर, किसी ना किसी स्टेज पे और किसी ना किसी सेवेरिटी में हर कोई फेस कर रहा है। एग्जैक्टली। तो रूल आउट करने का मतलब ये है कि आप बाकी सारी चीज़ें जिनका रिस्क ज़्यादा है वो आप रूल आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर लेबल करते हैं कि ये फिर डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। तो सेम आप सारी चीज़ें जब एक्सक्लूड कर लेते हैं, टेस्ट भी हो जाते हैं, फिर आप लेबल करते हैं कि ये आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ही है, जिसका कोई नुकसान नहीं है, ये चलता रहेगा, कुछ मतलब वही डाइटरी फैक्टर्स के साथ और कुछ जो है ना आप साइकोलॉजिकल उसको साइकोथेरेपी करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो अनफॉर्चुनेटली इन 78 सालों में अभी तक मसाइल के अंबार हैं हमारे मुल्क में, हमारे से बाद में आज़ाद होने वाले मुल्क कहाँ के कहाँ पहुँच गए और हम देख लें अभी भी बुनियादी मसलों में उलझे हुए हैं। तो इन अंबारों में अगर हम देखें तो जो दो सबसे बड़े जो मसले हैं इस मुल्क के, वो एक तो है शरह ख्वानदगी का कम होना, लिटरेसी रेट बहुत कम है, लोगों में जहालत ज़्यादा है, शऊर नहीं है, आगाही नहीं है। नंबर 2 गुरबत। अब ये दो फैक्टर ऐसे हैं कि जिसकी वजह से जो है मरीज़ हमारे जो हैं कई ग्रेव डिजीज़ के लिए भी डॉक्टर के पास नहीं जा पाते और बहुत लेट डायग्नोसिस। डायबिटीज़ आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, डायबिटीज़ देखें कितना लेट डायग्नोसिस होता है, लोगों को सालों साल से होती है, पता ही नहीं होता, कभी चेक ही नहीं करवाया होता, कभी समटाइम आता ही कॉम्प्लिकेशन के साथ है, इंसिडेंटल फाइंडिंग कई दफ़ा होती है कि आया किसी और काम के लिए, शुगर चेक किया तो पता चला इसको तो शुगर भी हुई है, सर्जरी हो रही है तो मरीज़ की हिस्टेरेक्टमी के लिए आता है, पथरी का ऑपरेशन के लिए आते हैं, शुगर चेक करवाते हैं, हाई शुगर होती है। तो लोगों का आजकल जो बेचारों का मतलब रहन सहन है वो बड़ा मुश्किल हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, जो रोज़गार के मौके हैं वो कम हो रहे हैं, तो उसमें एट टाइम्स सेल्फ मेडिकेशन पेशेंट लोग कर रहे होते हैं कि कोई मतलब अगर आईबीएस की ही मिसाल लें जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो हो सकता है वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो मेडिकल स्टोर वाले के पास चला जाए, जी कब्ज़ की कोई दवाई दे दें, या अगर वो डायरिया की फेज़ में है, उसको लूज़ मोशन लगे हुए हैं, तो वो हो सकता है मेडिकल स्टोर वाले के पास ही सीधा चला जाए कि जी मेरे तो लूज़ मोशन लगे हैं, कोई अच्छी सी दवाई दे दें। और वो फार्मासिस्ट भी हमारे यहाँ पर हर जगह पर अवेलेबल नहीं होता, कई दफ़ा प्रोपराइटर जो नॉन टेक्निकल होता है वही अपनी मर्ज़ी से जो उसको समझ आया उसने वो दवाई दे दी। तो ये भी उसकी शिद्दत को बढ़ाने में या उसको कॉम्प्लिकेट करने में अपना किरदार अदा कर रही होती है। सेल्फ मेडिकेशन की आप बात कर रहे हैं जी, सेल्फ मेडिकेशन अब क्या कहें, हर बीमारी में कोई भी चीज़ आप ले लें, डायबिटीज़ भी अगर किसी को पता चल जाए उसने सबसे पहले ख़ुद कोशिश करनी है
पहले वो टोटके यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जी बड़े बड़े टोटके मशहूर हैं जी, करेले खाएं, मेथी खाएं, इससे ना बिल्कुल शुगर आपकी ठीक हो जाएगी। उसके बाद इससे भी इंटरेस्टिंग आपको भी पता है, एक फैमिली में, एक घर में कोई बंदा डायबिटिक है, वो शुगर की दवाई ले रहा है और मरीज़ को पता चला है कि मुझे भी शुगर है, तो वही दवाई वो भी ले लेंगे। ये नहीं पता कि उनकी कंडीशन क्या है, उनकी इंडिकेशन क्या है, उसको किस कंडीशन, किस स्टेज पे डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही है और क्या मुझे भी लेनी चाहिए या नहीं। सेम इसका भी यही है। सिम्टम तो इसके वो हैं स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक जो भी हो सकता है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, मतलब मोशन भी हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन है। सेल्फ मेडिकेशन का बिल्कुल नुकसान होता है। सिंपल आप ले लें, बहुत ज़्यादा जो चीज़ यूज़ होती है वो पीपीआईज़ हैं, ओमेप्राजोल है, एसोमेप्राजोल, किसी की भी आप नाम ले लें। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल का मतलब क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो हमारे प्रोटॉन्स हैं स्टमक के अंदर एसिड सप्रेशन कर रहे हैं, और उनका काम क्या है? आपकी डाइजेशन को उन्होंने रेगुलेट करना होता है, ठीक करना होता है, नॉर्मलाइज करना होता है। वो अपने प्रोटॉन को इनहिबिट कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं जो उन्होंने नॉर्मल फंक्शन करना है। आईबीएस पहले से है, प्रोटॉन को हम इनहिबिट कर रहे हैं और उसका टाइम नहीं पता कितने वजह से। तेजाब का खराज कम हो गया मैदे से, और उसी तेजाब ने खुराक को हजम भी करना है, उसको हमने रोका है। सिम्टम्स पहले से चल रहे हैं, वो उससे एग्रीवेट ही होंगे, सीधी सी बात है। अगर सही डायग्नोज नहीं हो और सही हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास नहीं गए, हो सकता है आईबीएस की कोई ऐसी स्टेज इस पे मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है, साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, और सिंपल या कोई ऐसी मेडिसिन जिसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन कहते हैं, वो नॉन फार्माकोलॉजिकल ऑप्शन जो होते हैं वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सेम और बहुत सारी चीज़ें हैं। एब्डोमिनल डिस्टेंशन है लेकिन वो डायग्नोज नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मेडिसिन ले ली है एंटीस्पाज्मेटिक जैसे होती हैं, उसका साइड इफेक्ट ये है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, खुदा ना खास्ता मरीज़ इमरजेंसी में लैंड कर सकता है, ट्रॉमा सेंटर में लैंड कर सकता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। तो बेहतर यही होता है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, बर्दाश्त बंदा कर सकता है तो ठीक है, वरना किसी अथेंटिक बंदे से रुजू करके अगर दवाई की ज़रूरत है ली जाए, नहीं तो अवॉइड ही करें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अब डायग्नोसिस का वैसे तरीकाकार क्या होता है कि जिसमें आपको डाउट हो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम चल रहा है, इसके कोई स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं जिससे हम डायग्नोस कर लेते हैं? जैसे हमने पहले ही बात की है तो फंक्शनल डिसऑर्डर है, ऐसा कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। इसमें कोई क्राइटेरिया हैं, 2-3 किस्म के क्राइटेरियाज हैं, रूम क्राइटेरिया है, मैनिंग्स है, और एक और है जिसका नाम इस टाइम मेरे जहन में नहीं है। तो क्राइटेरिया बेसिकली प्रेजेंटेशन पे है, मरीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, और कुछ बाद में कुछ क्राइटेरिया साइंस को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रूम्स क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं, रूम 1, 2, 3, आजकल वो रूम 4 हम यूज़ करते हैं, उसमें ये कम से कम 3 महीने के सिम्टम्स हों, एब्डोमिनल पेन के, पेट में दर्द रह रहा है 3 महीने मुसलसल चल रहा है उसके साथ, और दैट इज़ रिलीव्ड विद डेफिकेशन, और स्टूल का कलर चेंज हो जाता है या उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। इस क्राइटेरिया के बेस पे हम डायग्नोस कर लेते हैं और ये इनफ है। इसमें से हमें 2 में से जो एब्डोमिनल पेन के साथ जो उसकी ड्यूरेशन है, जो स्टूल की वो है डेफिकेशन के साथ एब्डोमिनल पेन रिलीव हो जाता है, और उसकी स्टूल का जो कलर और फॉर्म को हम मिला लें, कोई एक चीज़ इसमें मिल जाए तो हम उस पर डायग्नोस कर लेते हैं। एक्सक्लूजन के लिए जैसे पहले भी डिस्कस हुआ है, डायग्नोसिस एक्सक्लूजन है, आपको बेसलाइन टेस्ट सीबीसी है, जैसे सीआरपी है, ईएसआर वगैरह है, अल्ट्रासाउंड वगैरह एक्सक्लूड करने के लिए हैं। ऐसा कोई और स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है जिसकी बेस पे हम कहेंगे ये हमने इस टेस्ट की बेस पे डायग्नोस करना है। सिम्टम्स की बेस पे है और क्राइटेरिया ही हम यूज़ करते हैं आमतौर पे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो कुछ ऐसी खाने वाली चीज़ें भी होती हैं जो इसकी बीमारी की शिद्दत को बढ़ा देती हैं या कम कर देती हैं? बिल्कुल है, बहुत सारे, अब अगर नॉर्मल डाइट से आप शुरू करें जो कि हम लेते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि प्रोसेस्ड फूड जिसे हम कहते हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, कुछ लोगों में लैक्टोज मतलब मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से एग्रीवेट हो जाता है। हाँ, कुछ सब्जियां हैं जैसे बंद गोभी है, लहसुन वगैरह है, ओनियन है, कुछ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा नहीं, बहरहाल 20 से 25 या 30 कह लें, वीट से भी होता है। वीट से भी पेशेंट को ये सिम्टम एग्रीवेट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आपको पहले बताया कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी, वो सीलिक डिजीज़ इंटरकनेक्टेड भी है समटाइम, उसके सिम्टम के साथ भी पेशेंट आईबीएस प्रेजेंट कर सकता है। आईबीएस वाला पेशेंट सीलिक डिजीज़ होते हुए भी सिम्टम के साथ होता है, तो वीट के साथ भी समटाइम्स पेशेंट को एग्रीवेट ये हो सकते हैं सिम्टम। लेकिन ज़्यादातर प्रोसेस्ड, स्पाइसी और कुछ खास ये जैसे सब्जियों का नाम लिया है, और फिजी ड्रिंक्स, इसके अलावा अनटाइमली है, हैवी मील्स हैं, वो इसको एग्रीवेट करते हैं। मतलब लाइफस्टाइल जो हमारे अब बन गया हुआ है आजकल,
कि हमारे यहाँ पर ख़ास तौर पे जब शादी ब्याह होती है तो लोग जब तक थक नहीं जाते उस वक्त तक खाना नहीं छोड़ते। थकने के तो अलावा आमतौर पर शादी में होता ही है कि शादी का जब आइडिया हो जाता है कि शादी है, 2 दिन से लोग खाना छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे ही तैयारी होती है उसकी खास, तो उसका फिर असर होना है। और ज़ाहिर है उसमें फिर स्पेशल चीज़ें और स्पाइसेस वगैरह यूज़ एडिशनल होते जो हैं। डॉक्टर साहब एक बड़ी मिसकंसेप्शन देखने में हमारे वाम में आती है कि जनाब जब ज़्यादा खाना खाया हो ना तो जनाब कोई कोला ड्रिंक पिए तो इससे जनाब हाजमा होगा, फ़ौरन डकार आ जाएगी। बिल्कुल। अब ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब, ये जो लोग करते हैं इसमें ये वाकई को हाजमे को रिलीफ करती है या ये वैसी नफसियाती है और ये डकार क्यों आ जाता है फ़ौरन खाने के बाद? डकार तो बेसिकली ये बर्पिंग है जो एग्जैक्टली उसका एसिड होता है, जो उसकी गैस होती है, वो उसने वैसे अगर वो करना होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ हज़म हो रही है, हज़म तो अंदर जो निज़ाम चल रहा है वो खुद आपको बता के नहीं हो रहा। उसने जो एक तो एसिड है, दूसरा हैवी मील्स हैं, उसमें सारी चीज़ें हैं, स्पाइस भी हैं, सारा कुछ है। स्पेशली ये नहीं कह रहा कि नॉर्मल डाइट हो, हैवी मील्स के साथ जब आप एसिड वगैरह ये सारी चीज़ें लेते हैं तो उसमें जो अंदर काम करना है वो अंदर जीआईटी भुगत रही होती है। जैसे हम परेशान होते हैं, कोई स्ट्रेस हमारे पास हमारे होता है लाइफ में, कोई परेशानी आ जाती है, एकदम दिमाग ठीक नहीं होता, ठिकाने नहीं होता, जीआईटी उस टाइम 3-4 घंटे इतनी ही परेशान रहती है जब तक वो क्लियर आउट हो नहीं जाता। वो डकार आने का मकसद ये नहीं है कि सारी चीज़ हजम हो गई है, अंदर वो जीआईटी भुगत रही होती है, यही इरिटेबल है। बेसिकली वो गैस के Bowels। बुखारात होते हैं जो वापस आ रहे होते हैं और Exactly, लोग ऐसे। समझते गैस के हैं खाना बुखार। हजम हो गया उनका। ऐसे ही। तो इसका और मतलब ये हाई कोई रिस्क रोल होता है वैसे। कोई रोल नहीं है इनका कोला ड्रिंक्स का? ऐसा नहीं, रोल नहीं, उल्टा एसिडिटी को भी बढ़ाते हैं और नुकसानदेह है। एग्जैक्टली वक्ती तौर पे सिंपल इंसान पानी पी लें, मतलब जिससे है बेहतर है। सुन्नत हाँ, कि खाने सिंपल से पानी पहले ज़्यादा पी लें बेहतर है, या दरमियान में पी लें। बिल्कुल। पहले पी लें या दरमियान में पी लें या लाइट मतलब मील्स हों और वक्फे के साथ लें, वो ज़्यादा बेहतर है, जीआईटी के लिए भी बेहतर है, ओवरऑल इस मकसद के लिए भी बेहतर है। इसको एग्रीवेशन से बताती हैं जो भी इसके सिम्टम्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बर वक्त पेशेंट डॉक्टर के पास ना जाए, डायग्नोसिस भी ना करवाए, ट्रीटमेंट भी ना ले क्वालिफाइड डॉक्टर से, तो इस तरह की सिचुएशन में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आईबीएस की कि बिगड़ के कुछ का कुछ ही बन जाए? अभी तक तो देखें फंक्शनल था, उसकी साख्त में कुछ नहीं हुआ, आंतों की साख्त बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उनकी फंक्शनिंग या कारकर्दगी जो है ना वो मुतासर हुई है। लेकिन अगर मुस्तकिल ये 2-4 साल चलता रहे इस तरीके से, परमानेंट डैमेज भी कोई हो सकता है, कोई स्ट्रक्चरल चेंज भी आ सकती है। ऐसे जैसे स्ट्रेस चल रहा है, लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है और मरीज़ को सिम्टम भी हो रहे हैं, ये एक सर्कल होता है, न्यूरो हार्मोनल एक्सेस कहते हैं, गट ब्रेन एक्सेस है, जीआईटी डिस्टर्ब है, दिमाग भी डिस्टर्ब है, एंग्जाइटी है, मज़ीद एंग्जाइटी वर्स हो रही है या क्रॉनिक हो रही है, समटाइम मरीज़ डिप्रेशन में चला जाता है। वो एंग्जाइटी डिप्रेशन मरीज़ उसको एक्सेस को, वो सर्कल को फीडबैक दे रही है, वो और ज़्यादा उसको बढ़ा रही है, एक विशियस साइकिल बन गया। एंग्जाइटी डिप्रेशन में मरीज़ चला जाता है, ये तो है। अगर ये ट्रीट ना हो और इसको हम ऐसे समझ लें कि छोड़ दें। उसके अलावा पेशेंट का कुछ चीज़ें हैं रिलेटेड टू डाइट हैं, क्योंकि हम उसको मरीज़ को कह रहे हैं कि ये खास डाइट्स हैं, ये आपने लेनी है, ये नहीं लेनी। मरीज़ समटाइम इतना ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होता है या सुपर कॉन्शियस हो जाता है कि ये चीज़ें छोड़ दी, तो छोड़ने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो बेसिक चीज़, हाँ वाइटल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आयरन है, वो छोड़ देते हैं। उसके बाद पेशेंट को चांसेस हैं कि एनीमिया या खून की कमी हो जाए या कुछ न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। बाकी कुछ रिलेटेड टू लार्ज गट हैं, उसमें प्रोलैप्स भी सम टाइम होता है या हेमराइड्स या एनल फिशर भी हो सकता है, बहुत कम लोगों में होता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर ये आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा, आपने शायद पढ़ा भी होगा, लाजमी पढ़ा होगा, जैसे हमारी लाइफ चल रही है, कहीं पे भी, कहीं जो भी बंदा है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड या जो थोड़े से स्ट्रेसफुल लाइफ से आउट हैं, उनमें कम है, लेकिन जो स्ट्रेसफुल लाइफ से गुजर रहे हैं, आपकी लाइफ में 1 या 2 एपिसोड ऐसी आनी है, इरिटेबल बावल आपका होना है और कुछ महीनों के लिए रहेगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, कभी डायरिया होगा, और आपके मतलब मुख्तलिफ इंसान की ज़िंदगी में स्टेजेस है ना सर। हाँ। अब स्टूडेंट है तो जिन दिनों में इम्तिहान चल रहे हैं बड़े टफ किस्म के, तो हो सकता है कि कुछ अरसे, कुछ माह के लिए वो बहुत स्ट्रेस में रहे, स्ट्रेस में रहता है और सिम्टम्स के साथ आते हैं। डिग्री कंप्लीट कर लिया, अब जॉब में सीवीज पे सीवी दे रहा है, जॉब नहीं कहीं हो रही, तो वो भी एक स्ट्रेस वाला पीरियड चल रहा है। ऐसे ही तो और जैसे ही आपकी वो स्ट्रेस ठीक हो जाता है, आपकी सिचुएशन ठीक हो जाती है, वो सिम्टम भी ठीक हो जाते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है और मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा सर, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और आज के मौजू की मुनासबत से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि IBS के ऊपर टेक होम मैसेज आप आवाम को क्या देना चाहेंगे? शुक्रिया डॉक्टर आमिर।
आईबीएस के लिहाज से, आईबीएस के हवाले से जैसे हमने डिस्कस किया है, डॉक्टर आमिर ने डिटेल से सवाल पूछे और सैर हासिल इस पे बहस भी हुई। जितना सिंपल इंसान अपने आप को रख सकता है, जितना लाइफ की कॉम्प्लिकेशन को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उतना ही हमारी गट पे जो प्रेशर होता है वो कम होगा। इरिटेबल बावल है या कोई भी डिस्पेप्सिया है, उसके सिम्टम्स कम हो जाएंगे। इसके अलावा डाइट का है कि डाइट बंदा एक तो जो भी खुराक लेता है सही ले, कोशिश करनी चाहिए। माजरत के साथ हमारा शायद कहीं पे भी, जितने बड़े शहर हैं उतना पानी ज़्यादा हमारा आलूदा है, लेकिन कोशिश ये करें कि जितना अवेलेबिलिटी है प्योर पानी की और डाइट की, कोई प्योर पानी और डाइट हिले या बॉयल करके बंदा ले जो पानी है। और जितना हो सकता है कि बंदा ह्यूमन कनेक्शंस को बेहतर करे, दोस्तों के साथ गपशप लगाए, लोनलीनेस, आइसोलेशन जो है उससे अवॉइड करे। काफ़ी हद तक ये सिम्टम बेहतर हो जाते हैं। और अगर सिम्टम्स 3-4 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे, किसी भी डॉक्टर से रजू करें, बजाय इसके कि कॉम्प्लिकेशन हो जाए। थैंक यू सर। आखिर में नाज़िम, मैं डॉक्टर साजिद हुसैन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इरिटेबल बावल सिंड्रोम पे इतनी तफसीली और मुफीद और दिलचस्प मालूमात आपसे शेयर की। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।